हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएससी नाउ करंट अफेयर सीरीज। आज मंडे है, हफ्ते का पहला दिन। तो प्लीज टेक अ रेजोल्यूशन, इस हफ्ते को अच्छा बनाते हैं। वॉच एवरी करंट अफेयर्स वीडियो। 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा, मैक्सिमम 15 मिनट का वीडियो होगा, बट दैट विल हेल्प यू फिनिश योर इंटायर वीक्स करंट अफेयर्स। डेली आप एक वीडियो देखते हो, डेली एक करंट अफेयर्स कवर होता है, और प्रीलिम्स में 99% करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे, वो इन्हीं टॉपिक से कवर्ड होंगे। रेस्ट एश्योर्ड अबाउट दैट। And also remember the fact that we are going to provide monthly current affairs test in coming days to the students. Okay, so the first question for the day is with reference to Iran. Okay, काफी न्यूज में है ये। ईरान डिफाइज ट्रम्प। ईरान में जो है काफी प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है, रिवॉल्यूशन के चांसेस लग रहे हैं। सो ईरान को लेकर क्वेश्चन है, ईरान हैज अ कोस्ट लाइन अलोंग बोथ द कैस्पियन सी। कह रहे कैस्पियन सी और पर्शियन गल्फ दोनों के साथ इसका बॉर्डर है, कोस्ट लाइन है। देन स्टेट ऑफ हॉर्मूज separates Iran from Saudi Arabia, एंड द गल्फ ऑफ ओमान प्रोवाइड्स ईरान डायरेक्ट एक्सेस टू अरेबियन सी। तो मैप पे क्वेश्चन है, यूपीएससी में पूछता रहा है मल्टीपल ईयर, इस साल पूछ सकता है इस क्वेश्चन पे। ठीक है, सो पॉज द वीडियो, मार्क द आंसर। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज कि आपका जो पहला और तीसरा ऑप्शन है, ओके, सो बोथ आर करेक्ट। जो फर्स्ट एंड थर्ड जो ऑप्शन है आपका, कि ईरान हैज अ कोस्ट लाइन बोथ विद कैस्पियन सी, करेक्ट, एंड पर्शियन गल्फ दोनों के साथ है। एंड गल्फ ऑफ ओमान जो है ये ईरान को डायरेक्ट एक्सेस देता है टू अरेबियन सी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है वो सेपरेट ईरान को करता है, ठीक है, बट वो आपको सेपरेट करता है ओमान से, नॉट फ्रॉम सऊदी अरेबिया। सऊदी से नहीं, वो करता है ओमान से। आप मैप में देख सकते हैं नेक्स्ट पेज पे, ईरान, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, यहाँ कैस्पियन सी है आपका, यहाँ पर्शियन गल्फ है। ओके, सो यू कैन लुक एट इट कि बोथ के साथ ये है, ठीक है। Now, coming to question number two, with reference to the Central Board of Film Certification (CBFC), consider the following statement. First, the CBFC has the power to ban films permanently in India. Second, the CBFC is a statutory body constituted under the Cinematograph Act 1952. Third, film certification in India is a form of pre-censorship permitted under the Constitution. और ये न्यूज़ क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज जन नायकन एक तमिल मूवी है जिसमें विजय हैं एक्टर, साउथ मूवी इंडस्ट्री, तमिल मूवी इंडस्ट्री के। तो ये मूवी को सेंसर सर्टिफिकेट अभी नहीं मिला है। तो पॉज करेंगे एंड मार्क करेंगे आप लोग आंसर। ठीक है। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या कह रहा है कि पावर टू बैन फिल्म परमानेंटली इन इंडिया, ये नहीं है इनके पास पावर। ठीक है, ये सर्टिफिकेट देता है, सर्टिफिकेट देता है, न कि बैन करता है। ठीक है, बैन करने का काम किसका है? कोर्ट का है, ये गवर्नमेंट का है। तो फर्स्ट गलत है। सेकंड क्या कह रहा है कि सीबीएफसी स्टैट्यूटरी बॉडी, तो सही बात है, ये सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 के अंदर आया था, तो स्टैच्यूट के अंदर आया तो स्टैट्यूटरी बॉडी हो गया। थर्ड कह रहा है फिल्म सर्टिफिकेशन इज अ फॉर्म ऑफ प्री सेंसरशिप। ठीक है, तो ये जो है आपका आता है अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2। तो जो करेक्ट आंसर है वो है C 2 and 3। मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द पोलावरम प्रोजेक्ट, काफी फेमस प्रोजेक्ट है पोलावरम प्रोजेक्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज अ मल्टीपर्पस इरिगेशन प्रोजेक्ट, मल्टीपर्पस इरिगेशन प्रोजेक्ट बिल्ट अक्रॉस द गोदावरी रिवर इन आंध्र प्रदेश। कह रहा है गोदावरी रिवर बनाया गया है आंध्र प्रदेश में। एंड सेकंड ऑप्शन इज द प्रोजेक्ट हैज बीन अकॉर्डेड नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस, इसको जो है नेशनल प्रोजेक्ट का स्टेटस दे दिया गया है। एंड थर्ड ऑप्शन इज it aims to provide irrigation benefits exclusively to Andhra Pradesh. कह रहा है exclusively to Andhra Pradesh है। Okay, so now pause the video and mark the answer. So the right answer for this is का आपका जो थर्ड ऑप्शन है, this one is incorrect। सिर्फ आंध्रा को लेके नहीं है, ये आंध्रा को लेके सिर्फ लिमिटेड नहीं है, ये तेलंगाना को भी बेनिफिट जाएगा, छत्तीसगढ़ को भी बेनिफिट जाएगा, उड़ीसा को भी बेनिफिट जाएगा। नेशनल प्रोजेक्ट का स्टेटस इसको 2014 में दिया गया था, इन 2014। और राइट गोदावरी रिवर पे ही ये बनाया गया है, प्लांट है। ओके, ये इज द राइट आंसर। Now, coming to question number four, with reference to recent global economic trend associated with de-dollarization, consider the following statement. First, the United States sanctions have had little influence on global trade currency choices because most currency countries continue to rely exclusively on the US dollar for energy and commodity trade. Second, settlement of bilateral oil trade in national currency can lower transaction vulnerability to US financial jurisdiction. Third, de-dollarization initiatives are shaped by both geopolitical consideration and structural economic factors
such as trade diversification and energy transition. तो डी डॉलराइजेशन जो है, आप समझ के चलो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है इस साल। आपका मेंस में भी आएगा ये क्वेश्चन, और हाई चांसेस है कि आपके प्री में भी एक क्वेश्चन डी डॉलराइजेशन पे होगा। तो पॉज करेंगे, मार्क करेंगे आप लोग आंसर। ठीक है। अब ये पहला जो क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, वो कह रहा है कि यूएस sanction have had little influence on global trade currency choices because most countries continue to rely exclusively on the US dollar। अब देखो, क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको दूसरे पार्ट में कह रहा है कि मोस्ट कंट्रीज जो दुनिया में 40% ट्रेड जो हो रहा है, 40 से 50% के बीच में, वो जो कंट्री है यूएस डॉलर में कर रही है। और फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि यूएस सैंक्शन जो होगा उसका लिटिल इन्फ्लुएंस होगा। तो ये तो कॉन्ट्रेरी है ना। अगर 40 to 50% कंट्रीज अगर डॉलर में ट्रेड हो रहा है, वर्ल्ड ग्लोबल ट्रेड का 40 to 50% अगर आपका डॉलर में हो रहा है, तो अगर यूनाइटेड स्टेट्स सैंक्शन लगाएगा, राइट, तो फिर वो इम्पैक्ट पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो गलत है। सेकंड कह रहा है कि बायलेटरल ऑयल ट्रेड और नेशनल करेंसी में आप करोगे तो लोअर ट्रांजेक्शन वल्नरेबिलिटी होगा। देखो, सपोज रशिया है, उसके ऊपर यूएसए ने सैंक्शन लगा दिया, राइट, यूएसए ने सैंक्शन लगा दिया रशिया के ऊपर। तो अगर उसने डॉलर में ट्रेड कर रहा होता तभी तो उस पर असर होता, तभी तो उस पर इम्पैक्ट होता। इंडिया से रशिया क्या कर रहा है, नेशनल करेंसी में ट्रेड कर रहा है। चाइना से रशिया क्या कर रहा है, नेशनल करेंसी में ट्रेड कर रहा है। इसीलिए ये ऑप्शन सही है, क्योंकि लोअर हो जाता है आपका थ्रेट वल्नरेबिलिटी, बिकॉज आप डॉलर सिस्टम के बाहर हो। और यूएस का रिसेंट एम ही यही है कि डी डॉलराइजेशन को रोकना है। थर्ड, डी डॉलराइजेशन इनिशिएटिव आर शेप्ड बाय बोथ जियो पॉलिटिकल कंसिडरेशन एंड स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक फैक्टर। अब वही चीज है कि यूएस गवर्नमेंट ये देख रही है कि अगर सारी कंट्रीज अपने नेशनल करेंसीज में ट्रेड करेंगी तो डॉलर का जो प्रभुत्व है, डॉलर का जो इम्पैक्ट है, डॉलर का जो सिग्निफिकेंस है ग्लोबल ट्रेड में, वो कम हो जाएगा। एंड उससे क्या होगा, उससे इम्पैक्ट हो जाएगा यूएस के ऊपर, बिकॉज डॉलर इज द रिजर्व करेंसी ऑफ द वर्ल्ड, और वो खत्म हो जाएगा स्टेटस। इसीलिए दोनों कंसिडरेशन है, जियो पॉलिटी भी है और स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक फैक्टर भी है। तो दोनों सही है। तो फर्स्ट एप गलत है, तो करेक्ट क्या हो जाएगा, बी टू आंसर, टू स्टेटमेंट वाले। Then move to the fifth question. Consider the following statement regarding the privacy and transparency in India's legal framework. जो privacy की बात है और transparency की बात है, उसको लेकर क्वेश्चन है। The Supreme Court's judgment in Justice K.S. Puttaswamy versus Union of India, तो पुट्टास्वामी जजमेंट के नाम से फेमस है ये, recognize privacy as a fundamental right. Then the second option is the DPDP Act seeks to balance information privacy with transparency obligations of the state. कि privacy with transparency obligation इन दोनों को जो है बैलेंस कर रहा है, ठीक है। Then third option is any disclosure of personal data under RTI automatically violates the right to privacy। कह रहा है कि कोई भी पर्सनल डेटा अगर आपने कर दिया आरटीआई के अंदर डिस्क्लोज, दैट मीन्स कि वो ऑटोमेटिकली वायलेट करेगा राइट टू प्रिवेसी को। ओके, सो टेक सम टाइम, पॉज द वीडियो, मार्क द आंसर। द राइट आंसर फॉर दिस इज कि पहला और दूसरा ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। आपको पुट्टा स्वामी जजमेंट में इंडीड उन्होंने बोला था, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ये, कि जो राइट टू प्रिवेसी है उसे फंडामेंटल राइट माना गया। आपको बताना है कौन से आर्टिकल के अंदर, आप कमेंट करके बताइए कौन से आर्टिकल के अंदर बोला कि ये फंडामेंटल राइट है। देन द सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट कि डीपीडीपी एक्ट जो है आपका ये बैलेंस कर रहा है, इट इज ट्राइंग टू बैलेंस बिटवीन इंफॉर्मेशनल प्रिवेसी विद ट्रांसपेरेंसी। स्टेट का ये भी ऑब्लिगेशन है कि ट्रांसपेरेंसी रखी जाए, ठीक है, बट एट द सेम टाइम प्रिवेसी भी इंश्योर करनी है। ये बैलेंस वाली चीज सही है। ओके, बट थर्ड ऑप्शन, जो थर्ड ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। अब डिस्क्लोजर मान लीजिए लॉफुल है, लीगल मैकेनिज्म है, लीगल जो बाउंड्रीज है उसके अंदर किया गया है, तो वो कैसे ऑटोमेटिकली आपका जो वायलेट कर देगा राइट टू प्रिवेसी को। तो प्रोपोर्शनैलिटी होनी चाहिए। अगर प्रोपोर्शनल है वो तो वो चीजें सही है, उसके बियॉन्ड अगर जा रही तब वो गलत है। इसलिए ऑटोमेटिकली नहीं होगा, ये ऑटोमेटिकली वाली चीजें यूजुअली गलत होंगी आपकी, ठीक है। सो फर्स्ट एंड सेकंड, सो ए इज द राइट आंसर। So now coming to question number 6, right? Uh, can you scroll down a little? Yeah. So with reference to the Securities and Exchange Board of India, SEBI, consider the following statement. First, SEBI is a statutory body established under an act of parliament in 1992. Second, one of SEBI's core mandate is to protect the interest of investors in securities market. Third, SEBI regulates money market and commercial banks in India. तो पॉज करेंगे एंड मार्क करेंगे आप लोग आंसर। ठीक है। तो देखो, इसका जो
फर्स्ट ऑप्शन है, कह रहा है कि सेबी जो स्टैट्यूटरी बॉडी है वो ऑब्वियस सी बात है कि 1992 में जब स्टैट्यूट बना था पार्लियामेंट में उसके अंदर बना था, तो स्टैट्यूटरी बॉडी हो गया, करेक्ट। सेकंड है, वन ऑफ सेबीज कोर मैंडेट इज टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। आपने देखा होगा कि सेबी ने बहुत सारे स्टेप लिए हैं, जैसे ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स को कंट्रोल करना, राइट, एंड बाकी सारी चीजें कंट्रोल करना कंपनीज की, जैसे सोशल मीडिया पे अब कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं दे सकता बिकॉज सेबी ने एक्शन लिया है, राइट। तो ये सब चीजें क्यों की है? इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए। थर्ड, सेबी रेगुलेट मनी मार्केट एंड कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया। ये काम जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है, सेबी का नहीं है। और यूपीएससी सेबी और आरबीआई को एक्सचेंज करके देते रहते हैं, दोनों का प्लेस चेंज कर देते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे आप। और सेबी और कैपिटल मार्केट इस साल भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो करेक्ट आंसर है A1 and 2। Then move to the seventh question. Consider the following statement regarding the education of गुरु तेग बहादुर। तो गुरु तेग बहादुर को के एजुकेशन रिलेटेड क्वेश्चन है। सो ही वाज एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ मुगल एम्परर औरंगजेब, की औरंगजेब के ड्यूरेशन में उनको एग्जीक्यूट किया गया था। देन द सेकंड ऑप्शन इज हिज मार्टियरडम इज रिगार्डेड एज अ डिफेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, कि फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस का आप जो अपने रिलीजियस फ्रीडम रिलीजन जो आप फॉलो करना चाहते हो उसको लेके इनका जो है मार्टियरडम था, शहीदी जो इनकी थी। ठीक है। देन थर्ड ऑप्शन इज ही वाज एग्जीक्यूटेड एट अमृतसर, की उनका जो देहांत हुआ था, उनको जो उनकी हत्या जो हुई थी एक तरह से आप कह लो, तो ही वाज एग्जीक्यूटेड एट अमृतसर। ओके। सो टेक 5-10 सेकंड मार्क द आंसर। फैक्चुअल क्वेश्चन है, पता होना चाहिए आपको। ओके। सो राइट आंसर फॉर दिस इज कि जो पहला ऑप्शन सही है आपका, इंडीड इट वाज डन औरंगजेब के ड्यूरेशन में। देन डिफेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ कंसेंस, तो रिलीजियस फ्रीडम को लेके ही इनकी फाइट थी, जिसके बाद इनको एग्जीक्यूट किया गया। तो सेकंड ऑप्शन इज इनकरेक्ट एंड थर्ड वन इज इनकरेक्ट। जो फैक्चुअल पार्ट है आपका, ये दिल्ली में हुआ था, फेमस है, आपको पता होगी जगह ये। गुरुद्वारा शीशगंज साहिब इसी नाम पे है, गुरुद्वारा शीशगंज साहिब इन्हीं के नाम पे है, दिल्ली में चांदनी चौक वाले रीजन में। ओके। ऑप्शन थर्ड वन इज इनकरेक्ट, सो A1 and 2 इज द राइट आंसर। ओके। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8, विथ रेफरेंस टू द सबरीमाला टेम्पल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, द टेम्पल इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट इन द Pathanamthitta district of Kerala. Second, the presiding deity is Lord Ayappa, worshipped as Nastik Brahmachari. Third, the temple is open for worship throughout the year. तो पॉज करेंगे एंड मार्क करेंगे आप लोग आंसर। ठीक है, देखो ये न्यूज में है बिकॉज एक गोल्ड मिस अप्रोप्रिएशन केस हुआ है यहाँ पे सबरीमाला में, राइट, इसलिए न्यूज में है। एंड काफी आपको पता होगा 2018 में वर्डिक्ट भी आया था सबरीमाला पे। तो आप लोग कमेंट में बताएंगे कि वो जजमेंट था क्या सबरीमाला में। नेक्स्ट जो आपका थर्ड ऑप्शन है, राइट, वो क्या कह रहा है कि टेम्पल इज ओपन फॉर वर्शिप थ्रू आउट द ईयर। ये गलत है। टेम्पल एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे खुलता है, राइट, स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे, और ईयर राउंड नहीं खुलता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? A1 and 2। सो एज वी हैव स्टार्टेड दिस सीरीज, तो इसमें मेंस का एक पेपर हम डेली आपको देंगे। तो डेली आप एक मेंस क्वेश्चन लिख सकते हो 10-15 मिनट लगा के। सो द क्वेश्चन फॉर द डे इज, डिस्पाइट सस्टेन्ड सिक्योरिटी ऑपरेशंस, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म continues to draw strength from socio-economic deprivation. Examine the challenges in achieving the goal of नक्सल मुक्त भारत। जो हमारे इंडिया का गोल है, हमारे गवर्नमेंट का गोल है नक्सल मुक्त भारत बनाना, उसमें कैसे चैलेंजेस हैं, तो आपको ये आंसर लिखना है। ओके। ऑन दैट नोट, थैंक यू एवरीवन, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।